रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। तुम क्या कर रहे हो? पेंटिंग बना रहा हूँ। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। पर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जब से डिसेबल्ड हुआ हूँ अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। मैं यही तो बताने आई थी। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि कुकिंग, टेलरिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, बेकिंग जैसी 42 कैटेगरीज में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे? सार्थक और NAAI ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओलंपिक स्किल कंपटीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने का। तो मुझे रजिस्टर कहाँ करना होगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें www.abilympicssindia.org। You can also call at 9899502660। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं अभी जाके रजिस्टर करता हूँ। हो जाइए तैयार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जिनका पर्सनली तौर पे मैं फैन हूँ। इनको CCPD का एडिशनल चार्ज भी मिला है। वहां भी हम डेली बेसिस पे, आपने भी देखा होगा, आपके आसपास डिस्कशंस हो रही हैं। एक डिपार्टमेंट में एक नई जान फूकी है। तो हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और एडिशनल चार्ज है CCPD का भी इनके पास। इनसे बात करेंगे आज पर्पल फेस्ट के बारे में पर्टिकुलरली, लेकिन जानेंगे कि इनकी क्या राय है, CCPD के बारे में भी क्या नया चल रहा है डिपार्टमेंट में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से। धन्यवाद दानिश, और फॉर योर काइंड वर्ड्स आल्सो। सर, यू डिजर्व। इट्स नॉट कि मैं कुछ फ्लैटरिंग कर रहा हूँ, आप मेरे को इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन मैंने इट्स बिन 12 साल मेरे को हो गए इस सेक्टर में। जितनी चर्चा किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की पॉजिटिव मैनर में पर्टिकुलरली आपकी हो रही है, मैंने नहीं देखी अभी तक। चलिए, धन्यवाद। मैं भी कम्युनिटी में आजकल सभी से मिलता रहता हूँ, तो मुझे 1 साल हुआ है, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ बहुत सारी चीजें। जी, कैसे देख रहे हैं इस बार का पर्पल फेस्ट? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 हो रहा है। क्या बदल रहा है पिछली बार के कंपैरेटिवली? ऑफलाइन आप बता रहे थे पिछली बार भी बेहतर था, लेकिन इस बार और बेहतर होने वाला है। देखिए, देश में हम भी जैसे दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कई सालों से कर रहे थे, और कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने तरफ से करती थी। पर जो पिछले साल पर्पल फेस्ट हुआ गोवा में, नेशनल पर्पल फेस्ट, तो उसमें पहली बार एक तरह से जो मेन मकसद था, जो फन एलिमेंट है, एंटरटेनमेंट एलिमेंट है, वो था। और उसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि चर्चा एजुकेशन, जॉब्स, एक्सेसिबिलिटी इन्हीं की होती है, और जो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कि डेली लिविंग का, एंटरटेनमेंट का, बाकी एक दूसरे से मिलने जुलने का, वो थोड़ा कम एम्फेसाइज होता है इन फेस्टिवल्स में। तो गोवा पर्पल फेस्ट में उस पर बहुत एलिमेंट था। जैसे हमने देखा कि मीरामार बीच पे वो स्पेशल बोट्स में व्हीलचेयर वाले या पैराप्लेजिक वालों को भी लेके गए, और पहली बार ये सब बच्चे और बड़े लोग समुद्र में अंदर तक जाके वेव्स को छू के आए। तो इस तरह से कई नई चीजें आई, और उसके साथ सिर्फ यही नहीं था कि फोकस इसी पे था, और बाकी जो एकेडमिक डिस्कशंस भी हुई ऑन द साइड्स, बाकी म्यूजिक और डांस और ये सब तो था ही, और बाकी जो एकेडमिक डिस्कशंस हुई वो उसमें एक अलग रंग था। और सबसे बड़ी बात थी ये थी कि इट वाज नॉट ओनली फॉर दिव्यांग पीपल। जो बाकी लोग भी आए वो पूरी तरह से मतलब अंदर से हिल के गए होंगे कि आज तक नहीं देखा था कि दिव्यांग लोग ये सब कुछ भी कर सकते हैं, या ये सब कुछ सोसाइटी ने उनके लिए करना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट आई, ये सबसे मतलब बड़ी चीज थी उस पर्पल फेस्ट की। इस बार क्या होने वाला है? इस बार देखिए उसी का स्केल अप हो रहा है। इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं, तो कुछ और देशों के भी लोग आएंगे, उनमें भी उत्साह है। जो गोवा की पूरी टीम ही बहुत एक्टिव है, उनके CM साहब से लेके मंत्री जी सुभाष देसाई और पावस्कर साहब और ताहा ताहा तो इसकी जान है एक्चुअली। तो ये सब लोग भी पूरे मेहनत से कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली बार कुछ कमियां थी, पर एक इवेंट से हर कोई बहुत कुछ सीखता है, तो वो मतलब उन चीजों को और आगे लेके जाने वाले हैं। तो सारी चीजें तो एक्चुअली ताहा और उन सब ने मुझे भी नहीं बताते, कहते सर सरप्राइज है, तो आपको भी नहीं बताया। मिनिस्ट्री कैसे सपोर्ट कर रही है इस बार? आपने, जैसा फिर से चर्चा हुई कि जब आप थिंक टैंक कर रहे थे, मैं वही था,
तो आपको अच्छा लगा और आपने कहा कि मिनिस्ट्री 50% इसमें इन्वेस्ट करेगी और इसको हम हर साल करेंगे। तो एक मोटिवेशन मिली वहां की टीम को भी जब सेंटर से ऐसा आता है। तो इस बार मिनिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है? देखिए, पिछली बार एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट डायरेक्टली गोवा गवर्नमेंट को नहीं था, पर हमने सीसीपीडी को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था कि सभी एससीपीडीज को वहां पे एक पैरेलल मीटिंग कर लें, और ऑब्वियसली मंत्रालय से काफी लोग गए थे और बाकी स्टेट्स को भी हमने फोन वोन भी किए थे कि आप लोग भी जाइए देखिए। पर उसी में एक्चुअली हमने थोड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया था पूरा इम्प्रेस होके कि हम देश में चाहेंगे कि हर साल या 2 साल में अलग अलग स्टेट्स में, या जैसे गोवा ने नेशनल पर्पल फेस्ट किया, हमने कहा चलो नेक्स्ट इंटरनेशनल तो आप ही करिए, कि उसमें हमने कहा कि सम अमाउंट अप टू 50% विद कैपिंग, कि ये हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर देंगे। और फिर ये भी कहा कि नेशनल फेस्टिवल भी विद स्टेट गवर्नमेंट्स वो हम करें। तो इनफैक्ट इस बार अभी दिसंबर की फाइनल डेट्स नहीं हुई हैं, पर तय हो गया है कि जम्मू में और हल्के से कोई साइड इवेंट श्रीनगर में, तो जम्मू श्रीनगर में भी एक इवेंट वो नेशनल पर्पल फेस्ट करेंगे। पर ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट इस बार गोवा जनवरी में जो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये काफी बड़े साइज का होगा। और मंत्रालय इसमें, जैसे मैंने बताया, इस बार फाइनेंशियल पार्टनर भी है, और बाकी हम अगेन सीसीपीडी से पैरेलल इवेंट भी वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बाकी स्टेट्स को भी मैं भी बोल रहा हूँ कि ये पेविलियन लगाने और करने हैं, जैसे कि आपने पार्टिसिपेट करना है, स्टेट्स भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। और आई एम श्योर कि पिछले बार का आपस में जो चर्चा होती है कम्युनिटी में, वो सुन के इस बार अपने दिव्यांग कम्युनिटी से भी बहुत लोग ताहा और उनकी टीम को अप्रोच कर रहे होंगे स्टॉल्स के लिए, या कि हमने अपना टैलेंट शोकेस करना है, या हमने एज ए डेलीगेट पार्टिसिपेट करना है। आई एम श्योर कि ताहा और उनकी टीम को कई लोगों को नाम भी बोलना पड़ेगा, हालत ऐसी आने वाली है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं दिन, मैं जब से ये एडवर्टाइज कर रहा हूँ फोन फ्लड कर रहा है मेरा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बिजी हैं। जैसे आपने भी, हमारी ऑफलाइन भी चर्चा हो रही थी कि सबको रिप्लाई करना इंस्टेंटली कई बार पॉसिबल नहीं होता, कई बार आदमी मीटिंग में होता है, तो हमें ये लगता है कि यार बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सर कैसे जाना है, कैसे करना है। पर्सनली और प्रोफेशनली आपने पर्पल फेस्ट में क्या यूनिक देखा है, क्यों इम्पोर्टेंट बनता है ये इवेंट? एक तो पहली बात, चाहे मुझे कम टाइम हुआ था पिछले जब इवेंट हुआ, 3 एक महीने हुए थे डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, पर एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर मैंने देखा कि जो चीजें हमें फाइल से देखने को मिलती हैं, या जो विजिटर हम तक पहुंच पाते हैं उनकी बात सुन के मिलती हैं, और जो फील्ड रियलिटी है कई बार उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है एक्सपेक्टेशंस का भी, और एक्चुअली देयर इज अ गैप बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो वहां पे जब लोगों का बातचीत किया, जैसे मैंने कहा साइड इंटेलेक्चुअल इवेंट्स भी थे, डिस्कशन इवेंट्स थे, और जब बाकी सबका टैलेंट भी देखा, तब सभी को लगता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स बट सोसाइटी से जो बाकी लोग भी आते हैं, उनको ये लगता है कि हमें अभी तक पता ही नहीं था कि दिव्यांग आदमी ये कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए। और फ्रैंकली जब मैं इससे पहले स्किल सेक्रेटरी था 1 साल, तो तब भी थोड़ा सभी से वास्ता पड़ता था, तो हम आईटीआई में और एनएसडीसी के थ्रू इतने प्रोग्राम नहीं चलाते थे, या तो ब्लाइंड लोगों के लिए भी, या डेफ या एचआई वाले भी हैं। वही धारणा थी कि चलो थोड़ा कैंडल बनानी सिखा दिया, ये ब्लाइंड में थोड़ा सा जी डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर लेते हैं। पर जब बाकी यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं आपको ही देखता हूँ कि आप इतना बढ़िया रेडियो जॉकी और बाकी काम भी करते हो, तब आंखें खुलती हैं एक तरीके से कि ये सब चीजें होनी चाहिए एज ए पॉलिसी मेकर ऑल्सो एंड एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो वो सब चीजें महत्व की थी वहां पे। तो डेफिनेटली जो आप कह भी रहे थे शुरू में कि पॉलिसी इनिशिएटिव नए नए आ रहे हैं, तो उसका काफी श्रेय मैं इस तरह की मीटिंग्स को भी देना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो कि इतने हुनरमंद हैं, तो आपको लगता है कि हम भी कुछ करें, पॉलिसी में भी चेंजेस लाएं, जैसे सीसीपीडी के ऑर्डर में भी हम भी उसी तरीके से चलें। और मैं तो अपने सभी ऑफिसरों को मीटिंग में कहता हूँ कि मेरी 34 साल की सर्विस में ये पहली ऐसी है इसमें थोड़ा खुले आम से कहता हूँ कि यार ठीक है, नियमों का पालन करें, पर अगर नियम किसी भी अपने अच्छे काम में आड़े आता हो तो हम फटोफट नियम को चेंज करें, या जहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन का सवाल है तो हम इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा लिबरल करें कि, और फाइल पे अपना बिल्कुल 1 पेज लिखें चाहे कि ये इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूँ इस रूल की या इस पॉलिसी गाइडलाइंस की, और इसलिए ये कर रहा हूँ। और एज लॉन्ग एज हम मैलाफाइडी नहीं कर रहे, कुछ घपला नहीं कर रहे, कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे दिमाग आदमी को फायदा ही है, तो हल्का फुल्का नियम का इंटरप्रिटेशन इधर उधर भी हो गया तो कोई बात नहीं। एंड कोई मतलब मैं यही समझाता हूँ कि ऑडिटर भी आपको नहीं पकड़ेगा 2 साल बाद, 10 साल बाद।
अगर आप में मैलाफाइडी कुछ नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिक्र किया दिसंबर का कि जम्मू में और श्रीनगर में आप कुछ इवेंट कर रहे हैं, तो इट्स बीन नवंबर और अभी तक कुछ एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आया, तो क्या वो बहुत छोटे स्केल पे होने वाला है? हाउ यू प्लानिंग दैट? उन्होंने ना, नहीं, उन्होंने कुछ कुछ इवेंट्स तय कर लिए हैं हमसे भी बात करके। हम्म। उनका सिर्फ वेन्यू का थोड़ा सा चक्कर था। आई थिंक उन्होंने डेट्स तय कर ली होंगी। तो मैं उनको बोलता हूँ, शीतल नंदा है वहाँ की सेक्रेटरी, की बिल्कुल पब्लिसिटी अब जल्दी चालू करें उसकी 3-4 दिन में। तो उसी स्केल का होने वाला वो? नहीं, वो गोवा से फ्रैंकली छोटे स्केल का है। बट ये है कि जम्मू श्रीनगर अभी एक तरह से अभी यूटी टाइप ही है। तो हमने कहा कि इस बार चाहे छोटे लेवल का कर लो, बाद में 1-1.5 साल बाद आप बड़े लेवल का कर लेना। और उसमें मतलब अभी तो बहुत ठंड भी हो गई, तो श्रीनगर में तो एक आधा साइड इवेंट ही होगा, तो फिर वो प्रॉपरली मतलब अच्छा सा कर लें। बट आपने जो जम्मू है, लोकेशन है जम्मू श्रीनगर, दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट्स आर मस्ट इन दैट एरिया। वहाँ जो अभी अवेयरनेस का लेवल है और बहुत कम काम हुआ है वहाँ पे एज कम्पेयर टू वहां अदर पे। पार्ट और ऑफ इंडिया। इनफैक्ट दानिश, हमने लद्दाख में भी बहुत अच्छी सेक्रेटरी अभी पद्मा जी, तो वो भी काफी कुछ कर रही हैं। जी। मैं आपसे और अपनी कम्युनिटी सभी से ये भी कहूंगा कि आप भी हमें बताते रहिए कि बहुत जगह बहुत फुटफॉल्स वाले दूसरे इवेंट भी होते हैं। जैसे लद्दाख फेस्टिवल है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसमें मतलब आप बोलो भी, हम एक ब्लाइंड ट्रूप को भेजना चाहते हैं नागालैंड हॉर्नबिल में, और उनसे बात करिए, उसका स्पॉन्सरशिप हमसे लीजिए। तो वहाँ अपने को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, और वहाँ मतलब पूरे इंडिया से लोग आते हैं। और वो भी मतलब हम 2-1 अच्छी ट्रूप्स भेज दें मतलब दिव्यांग कम्युनिटी से, तो एकदम बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव्स में क्या नया चल रहा है अभी, जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहें, आपके कुछ इनिशिएटिव्स? पहली बात तो जैसे स्कॉलरशिप्स में मतलब थोड़ा सा पिछली बार कुछ लोगों को हम नहीं दे पाए, मेरिट बेस्ड मतलब एक तरह से, या डिसेबिलिटी के परसेंट वाइज से करना पड़ा। तो उसमें हमने थोड़ा क्लीन अप भी किया है कि स्कॉलरशिप से कोई बच्चा वंचित ना रहे। दूसरा, अभी उसी का एक पार्ट था फ्री कोचिंग। वो स्कीम हम प्रैक्टिकली, आई एम होपिंग कि अगले हफ्ते से हमारी NICRCs में और फिर बाकी जगह भी कई यूनिवर्सिटीज में चालू हो जाएगी। और उसके 2 पहलू हैं। पहला तो है कि जैसे हायर एजुकेशन में फ्रैंकली 5% का रिजर्वेशन है, उसमें सब कोटाज नहीं है, तो वो भर जाता है। पर उसी में फ्रैंकली जो मैं वर्ड्स यार ब्लाइंड और डेफ कई बार यूज करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि मैं VIHI यूज करूं, बट ज्यादा लोग इसको समझते हैं तो ये शब्द यूज कर लेते हैं। आई थिंक ब्लाइंड इज अ तो लीगल वर्ड, अपने, सो देयर शुडंट बी हाँ एनी बिल्कुल, प्रॉब्लम विद दिस। ऐसे ही डेफ भी पूरा हमारे डिसेबिलिटी में यूज होता है। तो ये जो 2 हैं, और बेसिकली इनका परसेंटेज फ्रैंकली बहुत कम है उस 5% में। वो कोटा फिल हो जाता है अपना सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। और उसका एक मूल कारण है कि कोचिंग नहीं होती ठीक से, और उसके पीछे का कारण है कि 10th के बाद अपॉर्चुनिटीज फ्रैंकली ब्लाइंड और डेफ बच्चों के लिए बहुत कम हो जाती हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। वो एक अलग विषय है। पर उसमें हायर एजुकेशन में अपना कोटा कई डिसेबिलिटीज में मतलब वो प्रोपोर्शनेटली बिल्कुल भी नहीं है। पर जॉब रिजर्वेशन में सरकारी में 4% में, उसमें सब कोटाज हैं। लोकोमोटर वाला तो ऑब्वियसली एक तरह से मतलब कोलोकियल लैंग्वेज यूज करूँ तो मारा मारी है। एक सीट के पीछे 10, 20, 30 लोग होते हैं, और पूरा फिर मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है। पर अपना जो ब्लाइंड वाला, VI वाला, LV वाला, और फिर आपका डेफ और HI वाला कोटा है 1-1% का, और चौथे वाला भी जो ID एंड SLD और वो वाला है, वो कोटा फ्रैंकली काफी खाली पड़ा है अपने PSUs में, भारत सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट्स में। और उसमें मैं कई जगह स्टेट्स में जाके देखा कि जहां पे भी इसकी कोचिंग करा लेते हैं, मतलब बहुत बच्चे भर भर के वहां से जाते हैं जी। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सीटें खाली पड़ी। तो फ्री कोचिंग जैसे ही हमारी शुरू होती है, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि उसकी आप जरूर लोगों तक पहुंचाएं कि भाई यहाँ पे फ्री कोचिंग है, बिल्कुल। हायर एजुकेशन के लिए भी और गवर्नमेंट नौकरियों के लिए भी, और फिर तीसरा इवन प्राइवेट नौकरियों के लिए भी। कई बार अपन बेसिक लाइफ स्किल्स की ही कोचिंग करा दें तो बच्चे अपने आप ही प्राइवेट नौकरियों में भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा, इसी में हमने फिर वही यार, हमने जैसे हमारी वो सिप्डा नैप स्कीम है स्किल्स की, हमने तकरीबन 1 लाख बच्चों को पिछले कई सालों में ट्रेन किया। उसका मैं ब्रेकअप देख रहा था, उस ब्रेकअप में भी ब्लाइंड और डेफ और ID वाले बच्चों का बहुत कम प्रमाण। तो इसीलिए वी हैव रीच्ड आउट टू डेफ स्कूल्स इन द कंट्री, ब्लाइंड स्कूल्स इन द कंट्री। तो भी आप लोग अगर चलाना चाहते हो तो ये हमारे स्किल वाले कोर्सेज, उसमें हम पैसा भी पर बच्चा काफी अच्छा सा देते हैं।
और हमने कहा कि हम टीचर ट्रेनिंग भी अपने खर्चे पे हम करवा देंगे, कि आप सामने आइए, आपके यहाँ पे फुटफॉल्स हैं, कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाइए। तो वो प्राइवेट जॉब्स भी इससे लगेगी। तो वो दक्ष पोर्टल पे भी, मतलब वो सारा दक्ष पोर्टल पे अभी हो रहा है, पीएम दक्ष पोर्टल पे। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि अगेन लोकोमोटर वाले भी आए, उनकी संख्या भी बढ़े, पर ब्लाइंड और डेफ फॉर आईडी में जो प्रैक्टिकली मतलब संख्या सैकड़ों में है, वो हजारों में तो पहुंचे, और फिर अगले साल 10,000 10,000 तक पहुंचे। हमारे मन में तो यही है। तो मैंने बार बार डेफ स्कूल्स का, ब्लाइंड स्कूल्स का मीटिंग्स भी लिया है कि आप आ जाइए। अभी मंत्री जी से हमने 15-20 दिन पहले गाइडलाइंस का चेंज करा के अप्रूवल भी ले लिया है। गाइडलाइंस भी वेबसाइट पे डाली है, आप भी देखिए कि ये सब स्कूल्स भी अब मतलब उस स्कीम में एलिजिबल हो गए हैं, पहले नहीं थे। अच्छा, Great. फिर मैं पीएम दक्ष पोर्टल, हमने मंत्री जी ने ही उसको 3 महीने पहले उद्घाटन किया था। तो उस टाइम मैंने थोड़ा उत्साह में आके, ज्यादा जोश में आके बोल दिया था कि दिवाली तक हम 25,000 नौकरियां डाल देंगे प्राइवेट सेक्टर की। पर हम कल मैंने पूछा तो 5,000 नौकरियां तो उस पर रिफ्लेक्ट हो रही। उसी में जो जॉब एग्रीगेटर्स हैं, यूथ फॉर जॉब्स है, सार्थक है, समर्थन है, ऐसी कई सारी संस्थाएं, एनेबल इंडिया है, डिफरेंटली एबल्ड है। तो ये सब जो जॉब एग्रीगेटर्स हैं अपने इस फील्ड में, जो प्राइवेट लोगों की नौकरियां ढूंढते रहते हैं, उन्होंने पूरा हमारे साथ डेटा शेयर करके आपको, आज अगर आप पीएम दक्ष पोर्टल पे जाएंगे बच्चे, उनको 5,000 से ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध है। तो उसका लाभ जरूर उठाएं। अब जैसे ये बात फैलेगी, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट आज सुबह भी मेरी सभी जॉब एग्रीगेटर से ऑफिस में मीटिंग है, तो हम इस संख्या को और आगे बढ़ाएंगे, और बच्चों को एक्चुअली नौकरियां मिलनी शुरू भी हो गई हैं। एक्चुअली हमने एक ब्लाइंड बच्ची से ही बात किया था, जिसको डिफरेंटली एबल्ड और पीएम दक्ष के थ्रू नौकरी मिली, और वो घर बैठे अभी 25,000 रुपए कमा रही है। मतलब शी इज, आई थिंक, ए कंप्यूटर प्रोग्रामर टाइप्स, ग्रेट। तो टेस्टर है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं पीएम दक्ष पोर्टल पे। सर मैं ये जानना मतलब- चाहता हूँ, जैसे ये पोर्टल है, इट्स नॉट कि मैं रेडियो उड़ान के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके इतना इनिशिएटिव है, और फ्रैंकली स्पीकिंग इनमें से बहुत कम है जो बहुत लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हीं लोगों तक रीच होती है जिनको इन पोर्टल्स का पता है, और वो एक्सेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन बहुत बड़ी आबादी को आज भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं, जल लेते हैं। तो आप पार्टनरशिप क्यों नहीं करते मीडिया के साथ? चाहे हमारा ही जैसे डिसेबिलिटी ऑनलाइन कम्युनिटी रेडियो है, तो हमारी रीच अच्छी है डिसेबल सेक्टर में, या और जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी रीच अच्छी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आजकल तो ये इन्फ्लुएंसर का बहुत यूज किया जा रहा है मेन स्ट्रीम में भी। इसमें दानिश क्या हुआ कि थोड़ा सा हम ज्यादा पब्लिसिटी कई बार इसलिए नहीं करते कि पहले चीज पूरी मार्केट में आ जाए तभी करें, नहीं तो लोग आए वो कहें यार 50 नौकरियां हैं, तो ये तो हमारा थोड़ा सा बुद्धू बना बट दिया। 5,000 इज अ गुड नंबर। हाँ, नहीं, ये 15 दिन पहले 500 थी, इसलिए मैं छोड़ने जी। चाह रहा था। आज जी। 5,000 हो गई, इसलिए आपको बताया। हाँ, जैसे कल ही हमने पायलट, छोटा सा पायलट किया है, मतलब पहली एलिम्को की ट्राइसिकल मोटराइज, मतलब जो देते थे, वो हमने नॉर्मल बैटरी की बजाय लिथियम बैटरी वाली एक लड़के के 40 साल के आदमी, उनको दिया है। तो पर उसका भी मतलब मैंने उनको भी कहा है कि 1 हफ्ता आप चलाओ और हमें हर रोज फीडबैक दो क्या है, तभी एलिम्को नेक्स्ट लॉट मैन्युफैक्चर करके 50-60 का वो फिर हम मंत्री जी के हाथ से किसी कैंप में दिलवाएंगे, और तब पब्लिसिटी होगी लोगों तक जी। ये बनने शुरू हो गए। नहीं तो क्योंकि आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैं शोर मचा दूं तो वो आज नहीं है फ्रैंकली, तो ये 3-4 महीने बाद ही एक्चुअली प्रॉपर मार्केट में आना शुरू होगा। बिल्कुल। तो क्योंकि हम पहले इनसे फीडबैक लेंगे सॉफ्ट। बट बहुत सारे आपके सस्टेनेबल लोगों इश्यूज से। भी तो होते हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, स्कॉलरशिप हो गई, जब बाकी चीजें हो गई। हाँ बिल्कुल। तो जैसे स्किल्स का, पीएम दक्ष का, अभी जी। जॉब्स का तो मैंने बताया, और इसमें पूरा देखिए सहयोग, जैसे मैंने संस्थाओं के नाम भी लिए, ये सब प्राइवेट संस्थाएं हैं, नामी एनजीओज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, और कई कॉर्पोरेट्स भी सीधा अमेजन वगैरह के साथ जैसे एमओयू हुआ था, तो वो पहले 6 महीने 7 महीने उनके 100 लोग थे पूरी कंपनी में इंडिया में, आज 600 दिव्यांग लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि मार्च तक बिल्कुल आप देखेंगे 1,000 दिव्यांग लोग हो जाएंगे अमेजन में अक्रॉस द कंट्री। तो कई संस्थाएं ऐसी भी सीधा भी वो भी अपनी नौकरियां दक्ष पोर्टल पे डाल रही हैं। तो और हम तो सभी के साथ मिलकर ही चल रहे हैं, बिल्कुल। और तभी इफेक्टिवनेस आ रही है। कल आपकी 2 जजमेंट्स आई हैं जिनकी चर्चा काफी हो रही है, थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को। एक गवर्नमेंट ऑफिसेज की एक्सेसिबिलिटी को लेके, और
दूसरा एक श्रीलंका एयरलाइंस को लेके? देखिए, एक तो पहले तो श्रीलंका एयरलाइंस वाली जजमेंट तो खैर एक कंसिडर्ड रूटीन काइंड ऑफ जजमेंट जो आती रहती हैं, पहले सीसीपीडी से भी आती रही है उस टाइप की। अभी कई बार ना, मतलब वही जैसे मैंने कहा कि जब तक मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं आया था तो मुझे भी पूरी चीजों की उतनी सेंसिटिविटी नहीं थी। तो ऐसे ही सोसाइटी में कहीं हम देखते हैं कि सेंसिटिव नहीं था तो मैं एकदम से ब्लेम भी नहीं करता। बहुत जगह दिव्यांग कम्युनिटी पे भी थोड़ा सा वो है कि हम एक तरह से इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पेरेंट्स के, आसपास की सोसाइटी के अवेयरनेस प्रोग्राम लेते रहे कि सोसाइटी में एक तरह से सेंसिटिविटी आए। तो जो श्रीलंकन एयरलाइंस वाला केस है, वो बच्चा विद ऑटिज्म था, तो यहाँ से मालदीव्स जाने में बैंगलोर से उसको काफी तकलीफ दिया गया कि ये रूल है, लाइन से हट जाओ, आप ये करो वो करो। तो पर अल्टीमेटली वो फ्लाइट चढ़ पाए। और वही चीज है, उनका कहना था कि मालदीव से इंडिया आते नहीं हुई। तो इंडियन एयरपोर्ट्स पे ऐसे केस क्यों ज्यादा हो जाते हैं? तो इसलिए हमने रेगुलेटर से भी पूछा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी पूछा, उनको भी हम कह रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई अपनी ले, अकाउंटेबिलिटी ले, और जहां भी कमियां हैं, जहां कई कमियां इंडिविजुअल्स की हैं, क्योंकि बहुत बार कंपनी की पॉलिसी ठीक होती है पर ऑन द फील्ड जो इंडिविजुअल होता है वो इतना सेंसिटिव नहीं होता। तो मेरे मन में तो आया था फ्रैंकली कि जजमेंट में ये लिखूं, जो 3-4 लोगों के नाम भी है शायद जजमेंट में कि ये जो लोग थे, कि उनको 5 दिन का ये कहूं कि सेवा भाव से आप जाके सेवा करिए, किसी ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड हॉस्टल में जाकर रहिए 5 दिन तक, या आईडी वाले बच्चों के साथ रहिए 5 दिन तक। वो मैंने नहीं लिखा इस ऑर्डर में, शायद अगले किसी ऑर्डर में आ जाएगी वो चीज भी, क्योंकि पनिशमेंट तो बहुत बार इसी तरह की दी जाती है वो जो इफेक्टिव होती है। फाइन जी। लगाने की बजाय अगर बंदा 2 दिन भी जाके रहेगा आईडी बच्चों के साथ हॉस्टल में, तो 99% वो शायद नया इंसान निकलेगा वहां से। फाइन लगा के तो नया इंसान बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल। उसमें भी वो जैसे अभी आपसे भी बात हो रही है, इसकी भी थोड़ी पब्लिसिटी होगी, बाकी एयरलाइंस भी थोड़ा सा सेंसिटिव होंगी। उसमें मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन एयरलाइंस जो हमें टेक्निकल एक रूट पे अभी भी आर्गुमेंट्स कर रही थी कि हमारी पॉलिसी में ये है, हमें ऐसा ही करना पड़ता है। पॉलिसी एक तरफ है, सेंसिटिविटी एक तरफ है, इंसानियत एक तरफ है। तो पर जो दूसरी जजमेंट निकली है, आई थिंक दैट विल हैव ए वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। और वो भी बहुत ही कॉमन सेंस वाली जजमेंट है। वो उसका रूट कॉज तो वही है जो विराली मोदी जो उनके साथ मुंबई में हुआ, जी। कि मैरिज रजिस्ट्रार नीचे नहीं आए, कहते नहीं आप दुल्हन को कैसे भी ऊपर लेके आओ, लिफ्ट भी नहीं है उस बिल्डिंग में। देन शी सेड मैं कोई पीस ऑफ लगेज हूँ क्या, मुझे उठा के ऊपर लेके गए हो? तो बिल्कुल सही बात है। आदमी का मतलब डिग्निटी खत्म हो जाता है इसमें बिल्कुल ही। और फ्रैंकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तो है 5 साल की जेल का प्रावधान भी है कि अब आप किसी दिव्यांग की डिग्निटी खत्म करते हो, इंसल्ट करते हो, ह्यूमिलिएशन करते हो, तो 5 साल की सजा है। पर अपने बहुत लोग एफआईआर तक नहीं पहुंचते, वो भी एक रूट तो ओपन है। पर उसमें मैंने बहुत ही कॉमन सेंस वाला एक ऑर्डर दिया है कि एक्ट को आए 7 साल हो गए हैं, मतलब गाइडलाइंस थी, यूडी की गाइडलाइंस थी, बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए एक्सेसिबल। और अगर भी आपकी बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, आप ये बहाना मार रहे हो किराए की है जी, ये है वो है, तो जैसा भी है, अगर आपकी बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है तो आप नीचे आके सर्विस दे दो, कंप्यूटर लाना पड़े, कैमरा लाना पड़े, जो भी लाना पड़े, आप नीचे आओगे और नीचे आके सर्विस दोगे। आई एम श्योर इस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस वाला किसी भी फोरम में अपील में जाएगा तो उसी की मतलब एक तरह से वो होगा, लोग कहेंगे कि यार कैसा आदमी है। बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कोई आपकी व्हील चेयर ऊपर नहीं आ सकती, या लिफ्ट भी नहीं है, रैंप भी नहीं है, तो आप नीचे आके सर्विस दे दो। तो ये तो बिल्कुल इंसानियत वाली बात है। इसमें तो मतलब एक्ट या यूएन सीआरपीडी और उसको कोट करने की भी जरूरत नहीं। वो सब रूल्स में नहीं होता है तो भी मैं सीसीपीडी वही ऑर्डर पास करता हूँ कि यार ये तो इंसानियत के नाते इतना काम तो कर लीजिए। तो आई होप कि ये जजमेंट काफी वाइडली सब तरफ पॉपुलर होगा, दिव्यांग कम्युनिटीज का यूज भी करेगी। और मतलब ये जजमेंट कहीं भी आप दिखाओ तो आधे लोग तो मान ही जाएंगे ऑफिसर की, ठीक है यार नीचे बिल्कुल। आके सर्विस दे देते हैं। इसी से रिलेटेड ये बताएं, आपके पास आई एम श्योर कि मैं देख रहा हूँ डेली बेसिस पे एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड आपका दफ्तर इज फ्लडेड बाय द पिटीशंस। तो क्या एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या जनरल एप्स हो जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो इम्पैक्ट आ रहा है, सेंसिटाइजेशन हो रही है? क्या कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ यहाँ भी बिजनेस भी है और सेंसिटिविटी भी है, हमें इस पे काम करना चाहिए? फ्रैंकली यार, जो अपनी सोसाइटी में कहीं भी पूरी दुनिया में बहुत बार जो एक गुड सेंस नज होता है, आपका तो यार जैसे मैं भी कह रहा था यार ये तो इंसानियत की बात है कि ये ऐसा कर लीजिए। पर बहुत बार बिजनेसेस एंड
बेसिकली अल्टीमेटली गवर्नमेंट के भी बजट लिमिटेड होते हैं हर चीज के लिए, तो इट इज इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑल्सो। तो जब तक किसी वायलेशन के दंड बहुत अच्छे से ना लगे तब तक वो पूरी चीज उतना एक्टिवेट नहीं होती। अब यूएसए में फ्रैंकली अपना एक्ट इज बेटर देन एडा एक्ट, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इन मैनी मैनी सेंसेस, क्योंकि अपना बाद में आया है, रिसेंट है, यूएनसीआरपीडी के बिल्कुल और उसके अलाइनमेंट में है। पर अपने अभी भी लोगों को, जबकि दंड की प्रोविजंस हैं, जेल्स की प्रोविजन है, क्रिमिनल उसमें चला जाता है, स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन है, अभी भी बहुत, और इवन एससीपीडी सीसीपीडी को भी लोगों ने फाइन लगाए और हाई कोर्ट्स ने उसको ओवररूल नहीं किया, विच बेसिकली सेट्स अ प्रेसिडेंट की इवन सीसीपीडी एंड एससीपीडी का लेवी द फाइन्स। पर अभी ऐसे बहुत केस हुए नहीं है कि किसी अफसर को 5 लाख का फाइन लग गया हो कि तुम्हारी बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, या किसी वेबसाइट पे फाइन लग गया हो 20-25 लाख का भी, आपकी एक्सेसिबल क्यों नहीं है। तो जब तक ऐसे ऑर्डर नहीं आते बहुत चीजें उस स्पीड से नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने भी सभी एससीपीडीज को भी मैनेज करता रहता हूँ कि यार इंटरप्रेट करिए, अगर कहीं भी कोई भी कोर्ट्स भी आपको ओवररूल करती हैं तो देन कोर्ट्स विल लेवी दोस फाइन्स। वो कहेंगे आपको पावर नहीं थी, चलो हम लगाते हैं, देन ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स विल कम इन प्लेस। क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर ऐप एक्सेसिबल नहीं होगी तो बहुत सारे काम स्टक हो जाते हैं, और एक ऐप एक्सेसिबल होती है, अगली अपडेट आती है तो इनएक्सेसिबल हो जाती है, तो आदमी कहाँ तक फाइट करेगा इंडिविजुअल बेसिस पे। जैसे इवन मैं एक इवेंट में गया था, उसमें उन्होंने अनाउंस किया 10-15 प्राइवेट एप्स का भी कि ये बहुत अच्छी हैं, तो उसमें व्हाट्सएप को फर्स्ट प्राइज मिला, और 2 महीने बाद ही व्हाट्सएप का कोई अपडेट आया और मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि व्हाट्सएप कुछ पोर्शन इनएक्सेसिबल हो गया है। बट जो मल्टीनेशनल कंपनीज है फ्रैंकली, या जो इंडियन कंपनीज पे जो यूरोप और यूएस में काम करती हैं, वहां पे ये दंड के डर से फ्रैंकली वहां पे एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कहीं ज्यादा है। तो ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी हम काफी उनके पीछे लगे हैं, और वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रही है फ्रैंकली, तो कि वो सब चीजें भी एक्सेसिबल हों। पर उसमें भी देखिए कहीं कहीं ना वो ऑफिसर लेवल की बात आ जाती है। जैसे एसबीआई वालों से और आरबीआई वालों से जब भी मेरी मुलाकात होती है, मैं बड़ा खुशी होता हूँ कि बहुत काम कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट आई अटेंडेड ए वर्कशॉप जो कॉल साहब का है, उधर की 300 वहां पे बैंकर्स थे ब्लाइंड, जी। मतलब बैंक में बहुत अच्छी नौकरियां दे रहे हैं, फ्रंट फेस पे भी ला रहे हैं। और लेकिन टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर डिनाइल है अभी भी, चाहे एसबीआई हो, हाँ, अपने वो है। एम्प्लॉइज को भी नहीं दे रहे वो। दानिश जैसे एक बच्ची का 25 साल की हो गई है, वो मेरे से मिलने आई लास्ट वीक, तो वो पटना से थी, ब्लाइंड थी, तो वो कह रही थी कि सर वहां पे मेरे शहर में मतलब एसबीआई की ही ब्रांचेज हैं, और बैंक वाला बोलता है कि बेटा तुम्हारा खाता ना तुम्हारी मम्मी के साथ जॉइंट खोलेगा। वो कहती सर अब 2 साल से मैं पूरी नौकरी करके पैसे कमा रही हूँ, मम्मी को तो मैं पाल रही हूँ, और ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल। खाता जॉइंट खाता मम्मी के साथ खोलेगा। फिर मैंने एसबीआई के सीनियर बंदों से भी बात की, वो कहते नहीं ये तो कंट्री में हजारों खाते हमने खोले हैं, तो हम इस प्रॉपर ब्रांच में बात करते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर जो दूसरा आपने बोला ना दानिश, ये देखिए हेल्थ और इंश्योरेंस, इसमें काफी सारे इश्यूज हैं, मतलब सभी डिसेबिलिटीज वाले लोगों को। इसलिए हमने हेल्थ में आयुष्मान भारत से, नीति में ज्यादा डॉक्टर विनोद पॉल जी से, हेल्थ सेक्रेटरी सुधांश से मेरी काफी बातचीत इस मामले में हो रही है, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा भी बहुत एक्टिवली पे बात कर रहे हैं उन सबसे। एक तो वो सेपरेट इशू है कि जो 21 डिसेबिलिटीज का अपना एसओपीज है, हम वो रिवाइज कर रहे हैं, और होपफुली दिसंबर 1st-2nd वीक में वो मतलब काफी और सुलभ होके और थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम हो, हम ये कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स की कि 21 का बेटर एसओपी बाहर आ जाए फॉर असेसमेंट। बट दैट्स ए डिफरेंट इशू विद हेल्थ डिपार्टमेंट। दूसरा, कई चीजें जो आयुष्मान भारत में प्रोसीजर्स वगैरह नहीं थे, वो हम डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कई चीजें जो आज पर्टिकुलर सर्जरीज वगैरह देश में सिर्फ 15-20 हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, आयुष्मान भारत में अलाउ हो जाएंगी तो उनके 10-20 हजार से भी ज्यादा नेटवर्क है, उसमें अगर 1000 हॉस्पिटल्स ने भी करना शुरू कर दिया तो एकदम से स्केल अप हो जाएगा। फिर अभी जैसे मैंने निपीड वालों को बोला है कि खासकर आईडी, ऑटिज्म और कई डिसेबिलिटीज में आपको दवाइयां कई लेनी पड़ती हैं लाइफ लॉन्ग, और काफी महंगी दवाइयां, कि कौन सी दवाइयां हैं हम फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें कि जो हम जेनरिक मेडिसिन ला सकें, सस्ती कर सकें, जन औषधि केंद्रों के द्वारा उपलब्ध करा पाए।
और फिर इसी का एक पहलू है कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, ग्रुप इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इस चीजों में दिक्कत है। तो इसलिए नीति ने भी मीटिंग रखा था और फिर हमने भी लास्ट वीक किया। उसमें इल्डाई से मेंबर आए थे, वो तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। और बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनीज के, एलआईसी के लोग भी थे। तो उन्होंने भी हमें प्रॉमिस किया कि अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। पर मैं उन सबके पीछे लगा हुआ कि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो प्रीमियम है वो एकदम ऐसा ना हो कि जैसे मेरे पास सीसीपीडी में भी एक केस चल रहा है। तो वो मतलब हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है विद डिसेबिलिटी। तो वो कहते हैं कि जब मैं फैमिली प्लान भरता हूँ एक कंपनी की वेबसाइट पे, तो वो कहते हैं भी 20,000 रुपये साल का प्रीमियम है। पर कहते हैं जैसे ही मैं भरता हूँ कि बच्चे में डिसेबिलिटी, वो 1 लाख तक पहुंच जाता है। तो वही मैंने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार जैसे मैंने भी लिया खुद से, तो जैसे ही मैंने कहा मुझे डायबिटीज है, तो मेरा 20-25% बढ़ गया। चलो वो ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस भी वायबल है। उसके बाद सब्सिडी देना है वो सरकार अलग से देखे, जो भी है, जैसे हम निरामा इंश्योरेंस स्कीम है। बट इंश्योरेंस कंपनीज को, रेगुलेटर से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि आप प्रोडक्ट्स लाइए, पर उसमें जो प्रीमियम है वो एकदम से देखिए कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, अफोर्डेबल होना चाहिए। एफोर्डेबल होना चाहिए। मतलब थोड़ा हायर तो होगा, हम्म। अल्टीमेटली दे हैव टू रन ए बिजनेस, बट वो अनएफोर्डेबल ना हो। तो आई बिलीव कि बिल्कुल अगले 2-3 महीने में आप इसमें अच्छे प्रोडक्ट्स देखेंगे मार्केट में। तो मतलब एक कम्युनिटी से चीज काफी और है फीडबैक आते हैं जी, दिस थिंग, बट कम तो होंगे जो आज की डेट में मतलब जो प्रीमियम है उससे कम ही मांगे। दो इशू और है, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर हम क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। एक इशू करंटली चल रहा है मूवी आंख मिचौली को लेके, जहां काफी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया गया है। और जनरली हम देख रहे हैं कि जो जो रोल सिनेमा या मीडिया का होना चाहिए डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन कॉमेडी में जब बहुत ज्यादा कई बार ओवर हो रहा है, और जो लोगों में एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहा, वो वही वहां जहां हम आज खड़े हैं फिर हमें वहां से 30 साल पीछे ले जाता है। उस पर क्या मिनिस्ट्री वॉचफुल है, जहाँ सुआमोटो कुछ एक्शंस ले रही है कि यू नीड टू बी सेंसिटिव इनफ जब आप पब्लिक में जा रहे हैं, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हैं डेली बेसिस? देखिए, इसके दो पहलू हैं। मूवीज आर फ्रैंकली ए मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी हैं। बट मूवीज ऑल्सो हैव ए वेरी बिग रोल ऑफ एक्टिंग एज ए इन्फ्लुएंसर इन सोसाइटी, चाहे वो फैशन हो चाहे एटीट्यूड्स हो। तो आज अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में यही है कि जैसे हम इंक्लूसिव स्कूलिंग की भी बात करते हैं, तो बहुत पेरेंट्स से, बच्चों से मुझे ये फीडबैक मिलती है कि सर हम डेफ स्कूल या ब्लाइंड स्कूल में इसलिए बच्चों को भेज रहे हैं, ये इंक्लूसिव स्कूल में भेजते हैं, टीचर प्रिंसिपल सेंसिटिव भी होते हैं, तो क्लास के बच्चे तो इनोसेंट होते हैं यार, कि वही मजाक उड़ा देते हैं, बुलिंग कर देते हैं। फ्रैंकली अब मैं भी, इफ आई लुक बैक एट माई चाइल्डहुड, तो मैंने भी थोड़ा बहुत, जो क्लास में किसी को प्रॉब्लम थी, कई बार हम बच्चे भी मजाक उड़ा देते थे। अब आके अकल आई है उस चीज की। तो ये चीज अनफॉर्चुनेटली कई बार अपने ड्रामाज में, मूवीज में, इवन रिटन स्क्रिप्ट्स में, आप सिर्फ नॉवेल्स में भी देखो, एक आधा दिखाया होता है कि ये लेस पोटेंशियल वाला बच्चा है, और वो सब रिटन लिटरेचर में भी आता है। पर मूवीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ अब ये है कि ये यूट्यूब चैनल्स के साथ भी नाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी इन ए वेरी वेरी बिग वे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मूवीज में अगर इस तरह का पोर्ट्रेट हो रहा है, चाहे वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, पर हम उसको रोकें, वो बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि गोवा एससीपीडी और गवर्नमेंट उस पर उन्होंने नोटिस वोटिस दे दिए हैं। जी, तो मैंने भी ये सुगोमोटो केस ले लिया है, नोटिस आजकल में इशू हो रहे हैं आंख में चोली मूवी को, और उसमें हमारे लोगों से भी फीडबैक लिया है। मैंने कहा आप खुद भी देखो, बताइए क्या है इसमें। थोड़ा सा कई मल्टीपल मतलब कई तरह की डिसेबिलिटीज को लेके बनाई है, और जो आप कह रहे हो बिल्कुल वो अच्छी चीज नहीं है इस तरह का पोर्ट्रेयल। दूसरी तरफ दानिश, हमें वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो सिनेमा मेकर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जैसे तारे जमी पे आई थी, बिल्कुल। उसने सोसाइटी में नजरिया बदला। अभी एक व्हीलचेयर क्रिकेटर की मूवी आई है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, तो महिला व्हीलचेयर क्रिकेटर की मूवी आई है, किसकी आई है? नहीं, आइडिया नहीं है। नहीं, अच्छा, हाँ, उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो मतलब हम तो सभी आईएनबी मिनिस्ट्री से, सेंसर बोर्ड से और मूवी प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई आप ऐसी चीजें लाएं जिससे सोसाइटी का दिव्यांगजनों के प्रति नजरिया बदले कि ये इतने सक्षम हो सकते हैं।
रादर देन कि मजाक उड़ाया जाए। मजाक उड़ाने के लिए और चीजें ले लीजिए, तो यही बचा है क्यों। जी, एक लास्ट सवाल है, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा है और लगातार 1 साल से मुझे भेज रहे हैं। एक आपकी जजमेंट आई थी सीसीपीडी की, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड को भी कहा था कि इनको भी गाड़ी लेने में जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगी। तो वो आपकी जजमेंट तो आ गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री से कोई काम हुआ नहीं। तो बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि ब्लाइंड को जीएसटी एग्जम्पशन मिलता है गाड़ी में या नहीं मिलता है, सिर्फ लोकोमोटर वालों को मिलता है। इस पे कुछ व्यूज हैं क्या आपके? उसमें देखो कई चीजों में यार ये है कि दिव्यांग आदमी को खुद के नाम पे कई लाभ मिलते हैं कई चीजों के। जैसे अभी चाहे वो सरकारी में वो चाइल्ड केयर लीव है, या मतलब आपकी खुद की कई सीएल और वो होती है और चाइल्ड केयर लीव, तो अगर खुद कोई दिव्यांग है, ऐसे कोई खुद दिव्यांग है, कुछ भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला सकते हैं, 3 व्हीलर, तो उसके लिए एग्जम्पशन है। पर कई बार अगर वो चीज आएगी केयर गिवर के नाम पे कि बच्चा दिव्यांग है या भाई दिव्यांग है, आप कहते हो कि मैं लेके जाता हूँ और ये खुद नहीं गाड़ी चला पाएंगे, विजुअली है, पर ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो उसमें चीज अलग आ जाती है। तो मैं भी, मुझे फ्रैंकली याद भी नहीं मेरी जजमेंट में क्या था। तो उसमें दीज आर देन बिकम मैटर्स ऑफ डिबेट कि कई बार सरकार भी कहती है फिर इसका तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। तो ये चीजें आ जाती हैं जहां दिव्यांग आदमी को खुद के नाम पे कुछ भी चाहिए, उसमें ऑल डिपार्टमेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। और जहां दूसरी बात आती है, उसमें ऑब्वियसली सोचना पड़ता है कि उसका मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, कितना होगा। तो जी, ये किस कैटेगरी में मुझे फ्रैंकली ध्यान नहीं है, जजमेंट का भी और इसका भी। ये आपसे पहले आई हुई है जी, तो आई एम श्योर आप देखना एक बार ओके, इसको, काफी ओके। लोगों का कंसर्न है इस पे। तो अब फिर से पर्पल फेस्ट पे 1-2 मिनट हम बिताते हैं। क्यों लोगों को इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहिए, क्या अपील करेंगे आप लोगों से, और क्या मोदी जी इस बार आ रहे हैं इवेंट में? ये अभी फ्रैंकली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेन होस्ट गोवा सरकार है, उनका क्या डिस्कशन चल रहा है। बट प्रधानमंत्री जी का ब्लेसिंग्स तो पूरा दिव्यांग कम्युनिटी को है ही। हम जब भी सुनते हैं तो वो पूरा मन की बात बोलते हैं और पॉलिसीज में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरा, सभी को इसमें जो पहुंच पाए वहां पे फिजिकली जरूर जाना चाहिए, अपने दिव्यांग भाई बहनों को भी और नॉन दिव्यांग वालों को भी। तो वो भी बिल्कुल जो नॉन दिव्यांग हैं वो तो बिल्कुल अलग इंसान बन के निकलेंगे वहां से। जब आप देखोगे, इतने लोगों से मिलोगे, उनकी प्रतिभा देखोगे, उनके चैलेंजेस देखोगे, तो एक्चुअली इट इज ए लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो इसलिए जाना चाहिए। और जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए पहला तो अपनी प्रतिभा दिखाने का, किसी भी चीज की, चाहे आप पेंटिंग बनाते हो, हैंड क्राफ्टिंग करते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो, आप स्विमर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की प्रतिभा हो, तो मैन्युफैक्चरर हो किसी भी चीज के, तो उसकी प्रतिभा दिखाने का मौका है। फिर सीखने का बहुत कुछ मौका है, आप सीख के आ सकते हो। प्लस इट्स ए फन इवेंट। गोवा इज इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव फन एंड एंजॉयमेंट, और वो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपको वो चीजें भी देखने को मिलेंगी। और जिनको इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में, लिटरेचर में ज्यादा मजा आता है, वो चीजें देखने को मिलेंगी। कोई आर्किटेक्ट है, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि वहां पे व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी। वहां पे जैसे पिछली बार उन्होंने चेन्नई का म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज का पूरा बनाया था, इस बार ताहा बता रहे थे कि वो अलग टाइप से उसको पोर्ट्रे करने वाले हैं किसी तरीके से। तो वो आपको देख के पूरा एज एन आर्किटेक्ट, एज ए सिविल इंजीनियर, वो फायदा होता है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, आर्टिस्ट हो, दिव्यांग हो, नॉन दिव्यांग हो, सभी के लिए वहां पे फन एलिमेंट भी है, सीखने का एलिमेंट भी है, मिलने जुलने का एलिमेंट है, और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का भी एलिमेंट। ये कमिटमेंट जो गोवा गवर्नमेंट दिखा रही है, ये आपको लगता है देश के बाकी हिस्सों में भी जल्दी रिफ्लेक्ट होगी? क्योंकि इतनी कमिटमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और किसी गवर्नमेंट से फ्रैंकली स्पीकिंग देखने को मिलती नहीं है। लेकिन क्या आप इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखते हैं आने वाले टाइम में? बिल्कुल, देखिए वहां पे फ्रैंकली सीएम, मंत्री जी, ऑफिसर सारे, तहा गुरुप्रसाद हो गए, और बाकी पूरी टीम्स उनकी नीचे सैकड़ों लोगों की, वॉलंटियर्स, और वहां उन सबका एक उत्साह और कमिटमेंट देखने को मिलता है। पर ये चीज मैं बहुत सारे राज्यों में भी देख रहा हूँ। अभी मैं 3-4 दिन पहले सीएसआर चंडीगढ़ में गया हुआ था, वो डेफ बच्चों के लिए इवेंट था कि उनको केमिस्ट्री सिखाने के लिए और सबके लिए। तो उसमें हरियाणा के गवर्नर साहब आए हुए थे। उन्होंने पहले तो स्पीच वगैरह पढ़ दी, पर
उसके बाद उनका फिर मन नहीं भरा, फिर 15 मिनट बाद माइक उठा के उन्होंने 10 मिनट अपने मन की बात बोली। मतलब जब भी एक अच्छा इंटरेक्शन होता है तो कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो चाहे ऑफिसर हो, उनके मन में भावना उठती कि हमारे हाथ में कुछ करने को करें। पर इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनको एक्सपोज किया जाए कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब एडमिट कर रहा हूँ कि 33 साल की सर्विस में, मेरे बायोडेटा में तो मैं लिखता हूँ मैंने एक्सेसिबिलिटी पे पिछले 5 मतलब कई जगह पे ये काम किया और उसका आई एम प्राउड ऑफ इट। पर इतना पता नहीं था कि दिव्यांग कम्युनिटी में इतनी क्षमता है। तो ये आई डोंट नो कि कैसे पहुंचाया जाए सब जो मतलब पॉलिटिशियंस इन पावर हैं एंड ऑफिसर्स इन पावर हैं। तो तभी उनको जब पता चलेगा कि ये हो सकता है तभी वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम भी करते हैं अपने राज्य में अपने जिले में। तो इसकी बिल्कुल। कोशिश तो कर रहे हैं हम भी, और जो भी इस तरह के इवेंट्स का भी ये भी फायदा होता है कि जो भी पिछली बार 6-7 राज्यों से मंत्री जी आए थे वो सबका हम ट्रैक रिकॉर्ड अब देखें पिछले 1 साल में। मेरी बातचीत भी होती रहती है कईयों से जो ऑफिसर भी आए थे, तो बिल्कुल वो अपने डिपार्टमेंट्स को अलग दिशा में लेके गए, अलग बढ़ाया उसको। अभी मैं इवेंट टू अंडोमान और वहाँ सीआरसी में मैं विजिट करके आया। उनका बिगेस्ट कंसर्न था कि उनको जमीन ही अलॉट नहीं हो पा रही। एक ही इंस्टीट्यूट है और उनको कहा जा रहा है कि आप अगर जमीन चाहिए तो दूसरे आइलैंड में चले जाओ पोर्ट ब्लेयर से, जबकि पॉसिबिलिटी सारी पोर्ट ब्लेयर में है। तो द ओनली थिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि हमें, जैसे आपने पहले भी कहा, चाहे नागालैंड की बात की आपने, लक्षद्वीप की बात की, कि हमें उन एरियाज में भी पहुंचना चाहिए जहां वाकई अभी काम की बहुत जरूरत है। एक भी स्पेशल स्कूल नहीं है वहां पे, और जो एफर्ट्स हैं सीआरसी कर रहा है अपने जितना वो कर सकता है, लेकिन इट हैज लिमिटेशंस और बाकी एरियाज में बहुत काम की जरूरत है। वहां वो बता रहे थे कि बच्चे 10th के बाद पढ़ ही नहीं पाते। तो इसमें आपको मैं दो एक चीजें बताता हूँ। पहले तो यार सीआरसी में हमने ये एक नियम था कि हमें 5 एकड़ सरकारी जमीन चाहिए, हम खरीदेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि कई जगह पे 5 एकड़ शहर के बीच में उपलब्ध नहीं होती, थोड़ा सा दूर मिल जाती है, 5-10 किलोमीटर दूर। और अगर वहां पे बस नहीं जा रही, ऑटो नहीं जा रहा, रिक्शा नहीं जा रही, तो अपने दिव्यांग भाई बहन पहुंचेंगे कैसे? इसलिए हमारे कई सीआरसी 5-5 एकड़ वाले ऐसे हैं कि शहर से हल्का सा दूर है, फुटफॉल्स आज की डेट में बहुत कम है, और अभी भी फ्रैंकली 10-15 साल लगेंगे कि वो इलाका शहर के बीच में आ जाए। तो इसलिए अब हमने कहा कि चाहे 1 एकड़ भी मिले, शहर के बीच में लेंगे और वर्टिकल लिफ्ट के साथ 4 मंजिली 6 मंजिली बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, पर शहर के बीच हो ताकि लोग पहुंच पाए। पर उनको मिल ही नहीं रही। वो कह रहे हैं हम कब से लेटर्स पे लेटर दे रहे हैं, लेकिन हम उधर भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देखो, हमने एक्चुअली मैप लेके, मैं तो सभी ऑफिसर्स को बिठाता हूँ कि भाई स्केच पेन से या कंप्यूटर पे अपन मार्क करें कि अपनी सुविधा कौन सी कहाँ पे मिल रही है। जैसे एलिम्को का हमने देखा, फैक्ट्रियां थी 10-12 जगह पे, पर फिटमेंट सेंटर 5-6 थे। 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ। आज 40 जगह एलिम्को के फिटमेंट सेंटर है जहाँ पे यू कैन वॉक इन, और आपको वेट नहीं करनी कैंप की। उसी दिन शाम को या अगले दिन आपको आर्टिफिशियल लिम्ब मिल जाएगा, व्हील चेयर चाहिए वो मिल जाएगा, हेयरिंग किट चाहिए वो मिल जाएगी हाथों हाथ। तो जो चीज हाथों हाथ मिलनी चाहिए हाथों हाथ मिलनी चाहिए, और जो कस्टमाइज्ड है वो भी 4 महीने क्यों वेट करें, उसी दिन या अगले दिन शाम को मिले, जैसे जयपुर फुट वाले बना के करते हैं। और मार्च तक, अगर मैं घोषणा तो 100 की कर रहा हूँ, कितने होंगे 70, 80, 90 मुझे पता नहीं, पर 100 का हमारा टारगेट है। हम मार्च तक पूरा करेंगे, जून तक पर कर लेंगे एलिम्को का। और उसके अलावा हम बहुत सारे डीडीआरएस को, बाकियों को ऑथराइज अप कर रहे हैं एडिप स्कीम में हॉस्पिटल्स को, ताकि ये आपको अपने जिले में ही सुविधा मिले। और हम स्केच पेन से बिल्कुल देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी सुविधा है कौन सी नहीं है, किस जिलों में हमने कैंप लगाए, कौन से जिले छूट गए, तो कहाँ प्राइवेट सुविधाएं भी उपलब्ध है, कहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे आपको उसी जिले में मिलती नहीं है चीज जो आप चाहते हो एज ए दिव्यांग। कोई भी सर्विस हो, फिजियोथेरेपी हो, किसी भी तरह की सर्विस हो, एडिप डिवाइस हो, या एजुकेशन है, आपका स्कूल है, तो आपको दूसरे जिले में या 4 जिले पार करके जाना पड़ता है। तो इसमें टाइम लगेगा, पर हमने इंटरनल डिस्कशंस और पॉलिसी चेंजेस इनिशिएट कर दिया है कि हम देश के कोने कोने में पहुंचे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमने काफी चीजों पर बात की, पर्पल फेस्ट पे की, हमने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात की, सीसीपीडी जजमेंट्स की बात की। इसी तरह बातचीत का सिलसिला उम्मीद है कि आपके साथ चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई मैसेज है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप लिसनर्स के साथ। हाँ, मैं आपके फोरम पे अपना मोबाइल नंबर तो नहीं शेयर करूंगा, पर मेरा मोबाइल नंबर कम्युनिटी में बहुत लोगों के पास है। जी, जी। तो बिल्कुल आप हमें अप्रोच करिए, और 80-90% चांस है कि आपको जवाब मिलेगा। आपकी समस्या का समाधान होता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता,
और हम बिल्कुल टच में आएंगे आपके और पूरी कोशिश करेंगे कि क्या चीजें कर पाए। और जो दिव्यांग कम्युनिटी में लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, वो बिल्कुल हमें ओपनली बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल सजेशंस देते रहें। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि पूरा पॉलिसी चेंजेस, प्रोसेस चेंजेस या प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के, एनजीओ के साथ हाथ मिला के, राज्य सरकारों के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिला के जितना भी हम काम कर सकें वो करें। और दिव्यांग कम्युनिटी तो मतलब पूरी सोसाइटी का हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है। और सभी ने अल्टीमेटली बूढ़े होके कुछ ना कुछ तो डिसेबिलिटीज हर आदमी को आती हैं बुढ़ापे में, जिसको बचपन से ना हुई हो या ठीक है जिंदगी में कुछ ना हुई हो। तो अभी मेरी उम्र भी 55 हो गई तो कई चीजें समझ में आती हैं कि दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब कई जगह रैंप हो तो अच्छा लगता है कि रैंप पकड़ ले सीढ़ियों की जगह। तो इसलिए ये पूरा सोसाइटी में ये चीज एक सोसाइटी का भाग है। और हम दूसरा जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं बहुत को कहता भी हूँ, क्योंकि मुलाकात भी करवाता हूँ कि जो पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चे को एक नए मुकाम पे लेके गए। तो बच्चों की प्रतिभा को दबाइए मत, हर बच्चे में बहुत प्रतिभा है डिस्पाइट सो मेनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो हम एज ए सोसाइटी इसको पहचाने और इसके लिए काम करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दानिश, बेस्ट विशेष टू एवरीवन। आ गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। जी हाँ दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 को। The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Goa, the Directorate of Social Welfare, Government of Goa, और the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, गर्व से एक सर्वोत्तम साझेदारी के तहत लेकर आए हैं एक ऐसा अनोखा त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बन जाएगा जश्न। तो आज ही अपने कैलेंडर में 8 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक की डेट्स मार्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर और फोन नंबर है 9156321900। पणजी गोवा में होने वाले इस अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाइए और बन जाइए हिस्सा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का।